आज हम फॉर्मली अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टडी नोट नंबर 1 जो है, स्टडी नोट नंबर 1 जो है हमारे सिलेबस का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम आज यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी हो, भले ही वो प्रैक्टिकल हो, भले ही वो थ्योरेटिकल हो, तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो एज ए स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट का नाम है, इसका मतलब क्या होता है। तो हमेशा आपको कभी भी जब भी कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो, तो उसके सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स, कुछ मीनिंग्स वगैरह बताए जाते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी नोट नंबर 1 है, ये हमारे सिलेबस में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पार्ट 1, स्टडी नोट नंबर 1 का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो पार्ट 1 है, आप देख सकते हो आपके स्टडी मटेरियल में पार्ट 1 जो है वो है डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस पार्ट का इतना जो लेंदी सा नाम है, इससे ही काफी कुछ हमें आइडिया लगता है कि सर कहीं ना कहीं एक तो यहां पे डेफिनेशन होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, स्कोप होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहां कहां यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रिलेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इस पार्ट के नाम से ही आइडिया लग रहा है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टडी नोट नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसकी क्या रेलेवेंसी है? तो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारे एग्जामिनेशन हुए हैं, पास्ट पेपर्स हुए हैं, उसके बेसिस पे अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 5 to 8 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है। मतलब नॉर्मली 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, मैक्सिमम 8 नंबर तक के क्वेश्चन भी इस पार्ट 1 में से देखे गए। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और ये पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है। थ्योरी कोई भी टॉपिक होता है तो मैं हमेशा उसके आगे टी लिख देता हूं ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि सर ये प्रैक्टिकल चैप्टर है या फिर थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल है या थ्योरी चैप्टर है, वो हमें यहां से आइडिया लग जाता है। तो सर थ्योरी टॉपिक है, क्या क्या इसके अंदर हमें चीजें पढ़नी है। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं माइंड में ये सेट करना चाहता हूं कि ये जो पार्ट 1 है हमारा, इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है, मतलब क्या सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो सर एक तो इसमें हमें कॉस्ट का मीनिंग समझना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर मेरा ये मानना है अकाउंटिंग वर्ड तो खैर आपके लिए ज्यादा नया नहीं होता, हालांकि मैं बताऊंगा अकाउंटिंग का मीनिंग भी, बट अकाउंटिंग फिर भी आप लोगों को थोड़ा पता होता है। तो हम देखेंगे कि सर कॉस्ट क्या होता है, देन उसको मर्ज करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ और अकॉर्डिंगली हम बनाने की कोशिश करेंगे अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो भी देखेंगे। अब जनरली अगर मैं एज ए कॉमन मैन बात करूं, तो एज ए कॉमन मैन, एज ए कॉमन स्टूडेंट, मैं जब पूछता हूं भाई आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट है, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है, कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉस्टिंग, कुछ कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। लेकिन सब्जेक्ट में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कॉस्ट वर्ड अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन अलग है, कॉस्टिंग की डेफिनेशन अलग है और कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन अलग है। ये चारों डेफिनेशन देखनी है अपने को सबसे पहले, तो सर ये क्या है और क्या डेफिनेशन इनकी होती है। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है, बिना रीजन के कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्यों इमर्ज हुआ, मतलब इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। तो वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड, ये भी हमें जानना है। इसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि टॉपिक के नाम में भी हैं। सर कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, कहां कहां इसका एप्लीकेशन किया जाता है इंडस्ट्री में। इसके अलावा हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आप 11th 12th फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ते हो। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। एक्चुअल में 3 ब्रांचेज होती है अकाउंटिंग की, मेन 3 ब्रांचेज होती है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें यहां पे देखना है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस, और साथ में यह भी देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और इसका कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, साथ में जो सब्जेक्ट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें देखना है। साथ में हमें देखना है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, क्या लिमिटेशंस है, मतलब क्या कमियां आपको देखने को मिल सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम में। देन हम देखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाह रही है, मतलब मैं कहूं मैंने आज तक कभी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज नहीं करा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करूं, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मुझे कंसीडर करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, ताकि मेरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो सक्सेसफुल हो। और एक सक्सेसफुल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो हम देखेंगे फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, सर अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग वर्ड किसी के लिए नया नहीं है। आई थिंक 11th क्लास 12th क्लास फाउंडेशन लेवल पे आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हो। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं फेस टू फेस क्लासेस में कि बेटा अकाउंटिंग क्या होता है, तो मेरे सामने कई आंसर आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे रिकॉर्ड होते हैं वो अकाउंटिंग होता है। कुछ बच्चे बुकिश डेफिनेशन बताते हैं कि सर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। तो नो डाउट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग आप कह सकते हो कि सर अकाउंटिंग में क्या होती है, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग में क्या होता है, क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग में क्या होता है, समराइजेशन, देन उस डेटा को किया जाता है इंटरप्रेट, एनालिसिस, और उसके बेसिस पे जो भी आपको कैलकुलेशन बेस्ड कैलकुलेशन करनी है वो आप करते हो। लेकिन मुझे यहां पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है। देखो 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। सर अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा इसके अलावा कोई अकाउंटिंग नहीं होती, लेकिन मुझे जितनी जरूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूं, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। सर अकाउंटिंग 3 तरीके की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ते हो 11th 12th फाउंडेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर थोड़ा बहुत पोर्शन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिखेगा। बाकी आपका जो ग्रुप 2 है उसमें पेपर नंबर 10 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पे आपको डिटेल में थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेगा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों है, मतलब सर तीनों का पर्पज क्या है। आप सबने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्या की होती है, जर्नल एंट्री, उसके बेसिस पे आपने लेजर पोस्टिंग करी हुई होती है, लेजर्स बनाए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाए हुए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हो, बैलेंस शीट भी बनाते हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या है, सर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, और बैलेंस शीट से एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना, क्या मेरे पास एसेट्स है, क्या मेरी लायबिलिटी। लेकिन
आप ये जो सब कुछ देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट होती है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और बैलेंस शीट से आप फाइनेंशियल पोजीशन भी देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं एक कंपनी बना रही है दो तरीके के प्रोडक्ट ए और बी, और उस कंपनी का, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, और वो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, से एग्जांपल पी और क्यू, और अगर मैं इस कंपनी का ए लिमिटेड का आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख दूं, और मैं आपसे ये पूछूं प्रोडक्ट पी को बनाने की कॉस्ट क्या है वो देखकर बताओ, और प्रोडक्ट क्यू को बनाने की क्या कॉस्ट आई है वो जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखकर बताओ, तो क्या आप बता पाओगे कि प्रोडक्ट पी को बनाने की क्या कॉस्ट आई है, प्रोडक्ट क्यू को बनाने की कॉस्ट क्या आई है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को देखकर? सर आंसर इज नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट बी को बनाने की मेरी क्या कॉस्ट है और प्रोडक्ट क्यू को बनाने की मेरी क्या कॉस्ट है। तो अगर मुझे जानना है कि हर एक प्रोडक्ट जो मैं बनाता हूं उसके लिए मेरी क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं पी को बेचकर क्या प्रॉफिट है, क्यू को बेचकर क्या प्रॉफिट है, अलग अलग बताओ, अगेन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दोनों का प्रॉफिट अलग अलग नहीं बता सकते। तो अगर आपको जानना है कि पी से क्या प्रॉफिट है, क्यू से क्या प्रॉफिट है, पी को बनाने की क्या कॉस्ट है, क्यू को बनाने की क्या कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही क्या है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ए प्रोडक्ट, या फिर जहां जहां प्रोडक्ट वर्ड यूज किया जाए, मैं सर्विस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं, अगर मैं जानना चाहूं मेरी कॉस्ट क्या है, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं अपने खर्चों को बुक कर लूंगा, अकॉर्डिंगली मैं जान सकता हूं मेरी कॉस्ट क्या है। एज पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसके अकॉर्डिंगली मैं फीस चार्ज करता हूं बच्चों से, अकॉर्डिंगली फीस में से जो मेरे खर्चे हैं वो माइनस करके मैं इजीली पता लगा पाऊंगा मेरे प्रॉफिट क्या है। मैं फाउंडेशन भी टीच करता हूं, मैं इंटर भी टीच करता हूं, मैं फाइनल भी टीच करता हूं, मैं अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि मुझे इंटर वालों से ये फीस रिसीव होती है, ये मेरे खर्चे, इनके लिए अकॉर्डिंगली मेरा इंटर वालों से ये प्रॉफिट है, फाइनल वालों से इतनी फीस मुझे रिसीव है, ये मेरे खर्चे हैं, तो फाइनल वालों से मुझे ये प्रॉफिट है। मतलब मैं इंडिविजुअली भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि मेरी क्या कॉस्ट है और क्या मेरे प्रॉफिट्स हैं। तो उसके लिए मुझे क्या अकाउंटिंग यूज करनी पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट का तो काम ही होता है डिसीजन लेने, मैनेजमेंट का तो काम ही होता है प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डिसीजंस लेना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा इकट्ठा करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, जरूरत पड़े इकोनॉमिक्स से भी, मैथमेटिक्स से भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी, जहां से भी जरूरत पड़े वहां से डेटा कलेक्ट करता है, और उस डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को फिल्टर करता है, मतलब उसमें से वो डेटा निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है जिसकी हमें किसी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए जरूरत है, और वो डेटा ले जाके किसके सामने रख देता है? मैनेजमेंट के सामने। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। सर किस तरीके के डिसीजन? डिसीजन का जो स्कोप है काफी वाइड हो सकता है, डिसीजन का जो स्कोप है वो काफी वाइड हो सकता है। जैसे एज ए स्टूडेंट आपका डिसीजन ये हो सकता है, सर ग्रुप 1 पहले दूं या बाद में, ग्रुप 1 पहले दूं, ग्रुप 2 पहले दूं, दोनों एक साथ दूं, तो आप भी तो डिसीजन ही ले रहे हो। इसी तरीके से एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक बिजनेस जानना चाहता है ये मशीन मेरे पास जो है काफी पुरानी हो गई है, क्या मैं इसको हटाकर नहीं ले आऊं? मैं 3 तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा हूं ए बी सी, क्या मुझे एक प्रोडक्ट और इसमें ऐड करना चाहिए डी या नहीं करना चाहिए? मैं 3 तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा हूं ए बी सी, क्या मुझे सी कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे एक शर्ट बनाने के लिए, मुझे शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ की जरूरत है, क्या मैं क्लॉथ मार्केट से खरीदूं या क्लॉथ की फैक्ट्री खुद लगा लूं? तो डिसीजन जो है, डिसीजन का स्कोप काफी वाइड है, किसी भी तरीके का डिसीजन हो सकता है रिलेटेड टू योर बिजनेस। आप किस तरीके का बिजनेस करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उसके लिए आपकी हेल्प कौन करेगा?
मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो यूज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा कहां से आता है? तो जैसा कि मैंने कहा, कहीं से भी डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो। मेनली कहां से आता है? तो सर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मेनली डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से, लेकिन जरूरी नहीं है केवल यहीं से। अगर आपको लगता है भाई इकोनॉमिक्स का कोई डेटा चाहिए, मैथमेटिक्स का डेटा चाहिए, यू कैन कलेक्ट और टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड। तो सर, 3 तरीके की अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है। अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज या पर सर्विस वाइज प्रॉफिट और लॉस या कॉस्ट पता करने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। और किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा। सर, ये तो बात हुई अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग इस तरीके की होती है, और ये हमने देखा। अब जो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सर, सब्जेक्ट के नाम में ये जो कॉस्ट है, सब्जेक्ट के नाम में जो ये वर्ड कॉस्ट है, इसका क्या मतलब है? कॉस्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है खर्चे। जब भी मैं बच्चों को पूछता हूं फेस टू फेस क्लासेस में, तो बड़ा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे पास मोस्टली आंसर क्या आते हैं? या तो खर्चे या फिर एक्सपेंसेस, और दोनों बिल्कुल ठीक है। मैं आपको टीज कर रहा हूं यहां से, तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहा हूं, मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, मैं लाइटिंग्स यूज कर रहा हूं, मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूं, टैब यूज कर रहा हूं, पेन यूज कर रहा हूं, मोबाइल यूज कर रहा हूं, अपने आप को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये सारी मेरे क्या है? कॉस्ट है। किस चीज की कॉस्ट है? सर, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरी ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? खर्चे। कॉस्ट का मतलब खर्चे तो होता है सर, लेकिन आप थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बिजनेस मेनली दो तरीके के होते हैं। बिजनेस मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। हाँ, इसके अलावा तीसरा भी होता है ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है? आप माल खरीद करके बेच देते हो। आप एक जगह से माल खरीदते हो, दूसरी जगह बेच देते हो, बहुत इजीली वहां पे कैलकुलेशन हो जाती है, वो भी आप कवर कर सकते हो। बट मेनली अगर मैं बात करूं, दो तरीके के बिजनेस सर, या तो मैं कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो सकता हूं, या फिर मैं सर्विस प्रोवाइड करने में एंगेज हो सकता हूं। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो सर, इसका मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको बनाने से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कॉस्ट है। अब उसका टारगेट केवल माल को बना के रखना तो नहीं है, बेचना भी है। तो सर, जब उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस माल को बेचेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके कुछ खर्चे इनकर होंगे। और अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे भी कुछ खर्चे इनकर हो रहे हैं। तो कॉस्ट का मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ले सकते हो आप? सर, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चे, एक्सपेंसेस इनकर्ड। किस पे? या तो प्रोडक्ट को बनाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, और अगर आप बात करते हो कि सर मैं तो प्रोडक्ट नहीं बनाता, मैं तो सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उस पे खर्चे। तो कॉस्ट का एक सिंपल सा मतलब अगर मैं कहूं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस। कॉस्ट का सिंपल सा मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। सर, कॉस्ट समझ में आता है खर्चे, कॉस्ट समझ में आता है खर्चे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जो मेरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या होता है? सर, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। रिकॉर्डिंग के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, तो यू कैन से कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग करना, देन क्लासिफिकेशन करना, कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है, उसका समराइजेशन करना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाना। किसका? कॉस्ट का। अकाउंटिंग किसकी करनी है यहां पे? कॉस्ट की। मतलब आपने कहा सर खर्चे जो होते हैं वो कॉस्ट है, तो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग कर लूं,
अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं, इसको क्लासीफाई कर लूं, इसको समराइज कर लूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन इस कॉस्ट के अंदर मर्ज कर दो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 4 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। सर डेटा कलेक्ट करूंगा, कलेक्शन, उसको रिकॉर्ड करूंगा, देन उसको क्लासीफाई करूंगा कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा खर्चा फिक्स्ड है। जो भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है वो कर सकता हूं। समराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग में भी बना सकते हैं। कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। किस पे? सर ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो 4 वर्ड ऐड करने हैं। सर डेटा कलेक्ट करूंगा, कलेक्शन, देन उसको रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई करूंगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि हमें एज ए पार्ट स्टडी नोट नंबर 1 का ही थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखना भी है। देन उसका समराइजेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। किसका? सर कॉस्ट का। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस। बस ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ expenses incurred on manufacturing the product, distribution of product or on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. This system of accounting is known as cost accounting. This system of accounting is known as cost accounting. I hope आप सबको cost और कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये 2 डेफिनेशन आई थिंक आप सबको क्लियर हो गई होगी। सर कॉस्ट ये है और कॉस्ट अकाउंटिंग ये है। आगे चलूं, सर 2 वर्ड सीखे हमने, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अब जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को सेम समझते हैं। नो डाउट आप इसको इंटरचेंजेबली बोलने में तो यूज कर सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं, दोनों में फर्क है। एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन यहां पे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी बनाती है ये डिजिटल पेन, एक कंपनी बनाती है ये डिजिटल पेन, और मैं आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। एक कंपनी बनाती है ये डिजिटल पेन और मैं आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है, क्या ये कंपनी जो पेन बनाती है और मैं जो आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूं, क्या मेरा कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका, क्लासिफिकेशन करने का तरीका, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या सेम होगा? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या डिजिटल पेन बनाने वाली कंपनी और एक पर्सन जो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमारी दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम होगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो फिर कौन मुझे बताए कि ये डिजिटल पेन बनाने वाली कंपनी अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करे और मैं अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? तो हमारे सिलेबस में काफी सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। एक्चुअल में जो मेथड होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, उस मेथड को ही नाम दिया गया है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? एक तरीके से कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रोसीजर तो हमें बताता है
कि डिजिटल पेन बनाने वाली कंपनी कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करे और मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूं। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है प्रोसीजर, ascertainment of procedure for calculation of cost in a particular case। कि डिजिटल पेन एक पर्टिकुलर केस है, इसके केस में कैसे कैलकुलेशन की जाए। एजुकेशन सर्विस एक पर्टिकुलर केस है, इस केस में कैसे कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाए। तो बस वो जो तरीका है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, कौन बताएगा हमें, सर वो स्ट्रीम अलग है, दैट इज कॉस्टिंग। तो एक्चुअल में डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होनी कैसे है वो कौन बताएगा, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग आपको बताएगा होना कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, जबकि वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्लासिफिकेशन करना, कॉस्ट अकाउंटिंग है। कैसे करना है रिकॉर्डिंग, कैसे करना है क्लासिफिकेशन, दैट इज नॉन एज कॉस्टिंग, दैट इज नॉन एज कॉस्टिंग। और जब आप कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग आपको क्या बता रहे हैं, एक प्रोसीजर, कॉस्टिंग आपको क्या बता रहे हैं, एक प्रोसीजर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बता रहा है, करना क्या है, रिकॉर्डिंग करनी है। सर कैसे करना है, सर कॉस्टिंग बताएगा। जब आप इन दोनों को एक्चुअल में अप्लाई करोगे, जब आप इन दोनों को कंबाइंड कर दोगे, तो वो कॉम्बिनेशन कंबाइंड जो है वो कहलाता है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो सिंपल अगर मैं आपको कहूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस कॉस्टिंग जो है इसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोला गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग आर अप्लाइड। जब आप कॉस्टिंग, वो क्या कहता है, रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफिकेशन करो। कॉस्टिंग क्या कहता है, करना कैसे है। जब इसको एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है तो दैट कॉम्बिनेशन इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। यू कैन से सर कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब ब्रॉड वर्ड क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड वर्ड, क्योंकि उसके अंदर कॉस्टिंग भी कवर्ड है और उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड भी कवर्ड है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, when principles of cost accounting and costing are applied for calculation of cost। जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हो, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, जब आप समराइजेशन करते हो, सर्विस के केस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली, फार्मा के केस में बैच कॉस्टिंग के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो एक्चुअल एप्लीकेशन कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। It is known as cost accountancy. It is known as cost accountancy. तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन कौन करेगा, सर कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कहते हैं ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है और ये प्रैक्टिस भी है। देखो किसी भी सब्जेक्ट को आप साइंस तब बोल सकते हो जब उसके अपने कुछ तरीके हो, अपने कुछ मेथड्स हो। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी जो कि ब्रॉड वर्ड है, ये साइंस है। क्यों है सर, इसमें इनके अपने मेथड्स हैं कि अगर एक पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस कॉस्टिंग ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज करे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड कैसे यूज किया जाएगा, अपना सब्जेक्ट बताएगा कैसे यूज करना है, अपना सब्जेक्ट बताएगा कैसे यूज करना है। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो हम उसको साइंस बोलते हैं। आर्ट किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी काम को तब बोला जाता है जब उस काम को करने के लिए किसी न किसी स्किल की जरूरत होती है। अब अगर एक कॉस्ट अकाउंटेंट है और वो कॉस्ट अकाउंटेंसी करता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी करना मतलब
रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजेशन करना, उस मेथड के अकॉर्डिंगली जिस मेथड का एक्चुअल में एप्लीकेशन होना है, जब उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्किल तो होगी, तभी तो वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन खर्चों का कर पाएगा। बिना स्किल के तो वो ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। तो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी सब्जेक्ट को आर्ट तब बोला जाता है जब उस काम को करने के लिए आपको किसी स्किल की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस किसी भी काम को तब बोला जाता है जब हम उस काम को बार बार अप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ही क्या होता है? एप्लीकेशन करना। किस चीज का एप्लीकेशन करना? सर कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो रूल्स है उनको अप्लाई करना, तो उसको बोला जाता है प्रैक्टिस। एफर्ट्स एक तरीके से, एप्लीकेशन एक तरीके से। तो यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड ब्लैंक ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। तो हमें पता होना चाहिए ये वर्डिंग्स क्या है, ये लाइन क्या है। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार मैं पीछे आता हूं, तो 4 डेफिनेशंस है, 4 मीनिंग है जिन पे अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, distribution of product or on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. This system of accounting is known as cost accounting. सर कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग हमें बताता है ascertainment of procedure for calculation of cost in a particular case is known as costing. कि एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज होनी है। कॉस्टिंग क्या है? एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या प्रोसीजर यूज होनी है, दिस इज नॉन एज कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस कॉस्टिंग इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटेंसी, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। दीज आर द 4 definitions, दीज आर द 4 definitions जो कि हमारे एग्जाम में जो एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको करने में आपकी हेल्प करेगा। आई होप ये जो 4 डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है ये आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो सही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था तो सही, फिर ये नया सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, हमें क्यों ये नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, क्यों इकोनॉमी में ये इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों हमें आज इसको पढ़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इमर्ज हुआ। देखो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। वो कमियां क्या थी अगर मैं एक आध आपके सामने रखूं, तो पहली कमी ये थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोडक्ट बनाती थी, एक पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता था, तो वो ये जानना चाहता था कि भाई मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को बनाने की मेरी क्या कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस पर्पस को सॉल्व करके नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड दैट सब्जेक्ट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट सब्जेक्ट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहला रीजन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के इमर्ज होने का? व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड एज ए स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। जून 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 5 मार्क्स की वेटेज के साथ, 5 मार्क्स की वेटेज के साथ, 5 मार्क्स की वेटेज के साथ हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
तो सबसे पहला रीजन क्या है सर? सबसे पहला रीजन है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को एज ए न्यू डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा भाई मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं जानना चाहता हूं भाई मेरी कॉस्ट क्या है, ताकि मैं ये कंपेयर भी कर सकूं कि अगर मेरे ही जैसा कोई प्रोडक्ट और भी बनाता है तो कहीं मेरी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही। मैं अपनी कॉस्ट को कम से कम करना चाहता हूं, तो इंडस्ट्री बिकम्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस। इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस हो गई, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती थी मेरी कॉस्ट कहीं उसके कंपैरिजन में ज्यादा तो नहीं आ रही, कॉस्ट मेरी कम से कम आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री बिकम्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट जानना चाहता था, इसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। तीसरा, इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होने लगा। इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होने लगा। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट बढ़ गया, मतलब कहूं तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, अलग अलग तरीके के नए नए प्रोडक्ट बनने लगे, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ने लग गया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ये मुश्किल हो गया कि हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट कैसे निकाली जाए। तो अलग से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ अलग से रूल्स बनाए गए कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। चौथा, जब मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिला कि हर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने देखा कि जब तक इन प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता चलेगी कि भी इसको बनाने की क्या कॉस्टिंग आ रही है, प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्टिंग आ रही है, तब तक हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि ये जो प्राइसेस रखे जा रहे हैं ये रीजनेबल रखे भी जा रहे हैं कि बहुत हाई प्राइसेस रखे जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उसकी कॉस्ट को पता कर सकें, और कॉस्ट पता करने का मतलब है हम उसके बेसिस पे एक रीजनेबल प्राइस भी डिटरमाइन कर सकें, एक रीजनेबल प्राइस भी डिटरमाइन किया जा सके। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लग गया। पहले केवल इक्का दुक्का लोग ही किसी प्रोडक्ट को बनाते थे, अब उसको 18, 20, 25, 30 लोग बनाने लग गए, अलग अलग प्राइसेस मार्केट में आने लग गए। तो मैं भी ये जानना चाहूंगा कि यार मैं कितना और प्राइस कम कर सकता हूं इसका, और वो प्राइस अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कितना मैं कॉस्ट कम कर सकता हूं, कैसे अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं, और ये सारे के सारे टेक्निक कहां पे है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब होता है पहले एक स्टैंडर्ड्स बनाना कि कॉस्ट आपकी आनी कितनी चाहिए, पहले एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना कि आपकी कॉस्ट आनी कितनी चाहिए। देन जब आप एक्चुअल में प्रोडक्शन करो तो उसके साथ कंपेयर करके देखो कि आपकी कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही, और अगर ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है ये पता लगाना, और जो भी उसके पीछे कारण है उसके लिए रेमेडियल एक्शंस लेना कि सर ऐसा करके मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत समझी। देन काफी सारे लॉ आ गए टू कंप्लाई विद लेजिस्लेशन लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। कुछ एक्ट आ गए, रूल्स रेगुलेशंस आ गए, अब उनको समझने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने लग गई। भाई कॉस्ट कैसे निकाले? देखो रीजन तो एक ही है, रीजन मोटा मोटी तो एक ही है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती थी मैं जो बना रहा हूं उसकी मेरी क्या कॉस्टिंग है। क्यों जानना चाहती थी? उसके रीजन अलग अलग हैं सर। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी। क्या कमी थी सर? हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा था। कॉस्ट क्यों जानना चाहते हो सर? इंडस्ट्री कॉस्ट कॉन्शियसनेस हो गई, डेवलपमेंट की वजह से प्राइस राइज ज्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन बढ़ गया, तो मैं अपनी कॉस्ट को जानकर उसको कम करना चाहता हूं, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहता हूं, जो भी लॉज वगैरह उनके साथ रेगुलेट करना चाहता हूं, उसके साथ कंप्लाई विद करना चाहता हूं। तो ये 7 रीजंस थे जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को एज ए सब्जेक्ट अलग से अपने को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी।
कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कोई नया नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 100-125 साल हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस हुए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फिर भी पुराना है, 14th-15th सेंचुरी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका चला आ रहा है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, 20th सेंचुरी का एक नया सब्जेक्ट है, 20th सेंचुरी का एक नया सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 100-125 साल ही हुए हैं इंट्रोड्यूस हुए। और दीज आर द रीजन जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। 5 नंबर का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि सर दोबारा एग्जाम में रिपीट हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में काफी रिपीटेशन होता है। तो 7 पॉइंट्स आपके पास, अगर आप ये 7 पॉइंट्स वहां पे मेंशन करके आते हो, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद और आगे चलता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी हम अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट में टर्म्स क्या हैं। अकाउंटिंग पढ़ा कि सर 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट देखा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। सर ये सब्जेक्ट क्यों है, मतलब इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के पीछे हिस्ट्री क्या है। सिंपल सी बात करूं, ये सब्जेक्ट क्यों इमर्ज हुआ, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। तो दीज आर द 7 रीजंस कि सर इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सर इस सब्जेक्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसके एप्लीकेशन के पीछे क्या कारण है, मतलब इसको अप्लाई करके मुझे क्या पता लग जाना है। तो सिंपल सी बात यह है, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा मेरे हाथ में ये डिजिटल पेन है, तो इस डिजिटल पेन को बनाने की क्या कॉस्ट होगी, या इसका मार्केट में क्या प्राइस होगा, इसका मार्केट में क्या प्राइस होगा। मैं नॉर्मली ये पूछता हूं कि इसका मार्केट में क्या प्राइस होगा। कुछ बच्चों को नॉलेज होती है कि डिजिटल पेन जो है वो महंगे आते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं है तो पेन ही, पेन तो 2 रुपए में भी आता है, पेन तो 5 रुपए में भी आता है। तो 2 स्टूडेंट से मैंने पूछा, पहले स्टूडेंट ने कहा सर 50 रुपए, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, थोड़ा लुक वाइज भी ठीक है, 50 रुपए का पेन। दूसरे बच्चे ने कहा सर ये शायद 5,000 रुपए का आता होगा। मतलब 2 स्टूडेंट से मैंने पूछा कि बेटा ये पेन मार्केट में कितने का आता होगा। एक बच्चे ने कहा सर 50 रुपए का आता होगा, जोर मार के कहा 50 रुपए, मतलब ज्यादा से ज्यादा बताने की उसने कोशिश करी। दूसरे बच्चे ने कहा सर अराउंड ये 5,000 का आता है, अराउंड ये 5,000 का आता है। अब दोनों ने इतना इतना डिफरेंस क्यों बताया? सर दोनों ने इसका प्राइस में इतना डिफरेंस इसलिए बताया क्योंकि दोनों को कॉस्ट नहीं पता इसकी, दोनों को इसकी कॉस्ट नहीं पता। देन मैंने कहा मान लो इस पेन को बनाने की मेरी कॉस्ट है 1,500 रुपए, तो इसका मार्केट में क्या प्राइस होना चाहिए। दोनों जगह से मेरे पास सेम आंसर आया, सर 2,000 रुपए होना चाहिए। थोड़ी सी देर पहले जब मैंने पूछा था बच्चों से, बच्चों ने इतना डिफरेंस बताया, और जैसे ही मैंने उनको कहा बेटा इस पेन को बनाने की जो कॉस्ट है वो 1,500 है, दोनों का सेम आंसर आया सर 2,000। जिनका माइंड थोड़ी देर पहले अलग अलग था वो इक्वल हो गया। क्यों हो गया? कि मैंने उनको एक कॉस्ट बता दी। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला पर्पज यही है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने की हमारी क्या कॉस्ट इनकर होती। सर कॉस्ट क्यों जानना चाहती है? ताकि वो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सके कि मार्केट में मैं इसको कितने में बेचूं। अगर मैंने आपको बोला 1,500 रुपए इस पेन को बनाने की मेरी कॉस्ट है, तो सर आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में किस प्राइस पे उसको बेचा जाए ये डिसाइड कर सकते। लेकिन जब तक कॉस्ट नहीं पता, प्राइस कहानी ये 50 और 5,000 वाली हो सकती। तीसरा, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तीसरा डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरीके के खर्चे मेन होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 खर्चे लगते हैं जिनको कॉस्टिंग अकाउंटिंग में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोला जाता है, और वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं 3। मटेरियल, सर बिना मटेरियल के आप किसी प्रोडक्ट को थोड़ी ना बना लोगे। मटेरियल पड़ा पड़ा तो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा जब तक एक पर्सन उस पर काम नहीं करेगा, मतलब लेबर नहीं लगाएगा। केवल और केवल मटेरियल लेबर से बात नहीं बनती, केवल और केवल मटेरियल लेबर से बात नहीं बनती, कुछ अदरवाइज भी खर्चे होते हैं, ओवरहेड के खर्चे भी होते हैं। मान लो मुझे एक टेबल बनवानी है, मुझे एक टेबल बनवानी है, वुड की, लकड़ी की टेबल बनवानी है। मैंने क्या किया, एक रूम के अंदर लकड़ी लाके रख दी और एक कारपेंटर को ले आया, उसको वहां पे बिठा दिया और मैंने उसको बोला भाई साहब इस लकड़ी की टेबल बना दो जरा। कोई वेंटिलेशन नहीं था रूम में, मैं लाइट वगैरह बंद करके निकल लिया। मैंने कहा भाई साहब टेबल बना देना। ना उसको मैंने फेविकॉल दिया, ना मैंने उसको नेल स्कील्स वगैरह दी, ना मैं उसको लाइटिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो क्या वो प्रोडक्ट बना लेगा, टेबल बना देगा? आंसर इज नो। सर केवल मटेरियल लेबर से बात नहीं बनती, केवल वुड दे दूंगा, कारपेंटर को बिठा दूंगा, कोई जादू थोड़ी ना करेगा कि टेबल बना देगा जादू से, नहीं, तो लाइटिंग वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी, मतलब कुछ अदर एक्सपेंसेस भी लगेंगे, कुछ इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओवरहेड कॉस्ट। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो स्टडी नोट नंबर 2 है, हमारा जो स्टडी नोट नंबर 2 है उसका नाम ही असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप 3 चैप्टर देखोगे, मटेरियल कॉस्ट अलग, लेबर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट अलग, ओवरहेड कॉस्ट अलग। मटेरियल पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अप्लाई होता है, लेबर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई होता है, ओवरहेड कॉस्ट पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई होता है। तो वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन है, उनको अप्लाई करके हम मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट भी कैलकुलेट करना सीखें। ओवरहेड का सिंपल सा मतलब मैं यहां पे कहूं तो सर जहां पे भी ओवरहेड वर्ड आए समझ जाना वो आपसे इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहा है। ओवरहेड मतलब वो आपसे इनडायरेक्ट खर्चों की बात करना चाह रहा है। तो सर यहां पे ये ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, मान लो मैं आपको कहूं कि 1 घंटे में 10 यूनिट बना देना, 1 घंटे में 10 यूनिट बना के देना, लेकिन आप उस 1 घंटे में केवल और केवल 8 यूनिट ही बना पाते हो। मैंने आपको कहा था 1 घंटे में 10 बनाना, आप 1 घंटे में केवल 8 यूनिट ही बना के दे पाते हो, मतलब आपने 8 ही बनाई जबकि मैंने 10 बोला था। आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम है सर, 100% एफिशिएंसी है नहीं, आपकी 80% ही एफिशिएंसी है। आपने 8 ही बनाई जबकि मैंने बोला था 10 बना के देना, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो केवल और केवल 80% एफिशिएंसी ही है। तो कहते हैं एफिशिएंसी डिटरमाइन करनी है अपने को, उसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए। कहां से आएगा डेटा, सर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेटा की हेल्प से हम एक वर्कर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि सर इसने 80% काम ही किया है। एंड कंट्रोल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम उसको बोलेंगे भाई 80% ही काम किया है, अगली बार 100% काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। ये क्या है, कंट्रोल करना। ये क्या है, कंट्रोल करना। तो डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी कैसे, बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कितना होना चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई 1 घंटे में 10 यूनिट बननी चाहिए, तो मैंने पहले स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई 1 घंटे में 10 बननी चाहिए। आपने 8 ही बनाई, 80% ही काम किया है, अगली बार 100% काम नहीं हुआ, निकाल दूंगा। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये बताया है लेबर से रिलेटेड, क्योंकि वर्कर को बोल रहा हूं मैं। इसी तरीके से मैं ये वर्कर को मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकता हूं कि भाई जो 1 यूनिट है 5 किलो में बन जानी चाहिए। 1 यूनिट जो है वो 5 किलो में बन जानी चाहिए। 5 किलो मटेरियल में उसको दूं, कहता हूं 1 यूनिट बन जानी चाहिए। वो 4 किलो में ही बना दे, बहुत अच्छी बात है।
6 किलो लेकर बनाए, वेस्टेज ज्यादा करे मटेरियल का, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी कम है। वो कैसे पता चलेगी? पहले मैं उसको बता दूं कितना होना चाहिए, फिर चेक कर लूं उसने एक्चुअल में कितना यूज किया। सिमिलरली जो ओवरहेड है, ये खर्चा होता है, मैं उसको बोल दूं कि भाई 1 यूनिट बनाए, 5 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। अगर 4 रुपए आया बहुत अच्छी बात है, 6 आया तो उसको आगे से बोलूंगा भाई सावधान, अगर नेक्स्ट टाइम इस तरीके से आपने काम नहीं किया नौकरी से निकाल दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एफिशिएंसी डिटरमाइन करना और एफिशिएंसी को कंट्रोल भी करना। और वो कैसे किए जाते हैं? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट करके। किस चीज के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं सर? खर्चों के। सर मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, लेबर का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, ओवरहेड का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। देखना है अपने को पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में। आपका जो स्टडी नोट नंबर 6 है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, उसमें अपने को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक भी देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड बनाती है, एक्चुअल से कंपेयर करती है, अकॉर्डिंगली दे कैन डिटरमाइन डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सर एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एफिशिएंसी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहती है। कि कॉस्ट कंट्रोल जो है ये सिमिलर टू एफिशिएंसी को कंट्रोल करने से रिलेटेड ही है। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स बनाती है कि 5 रुपए की कॉस्ट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हुआ क्या, यहां पे मैंने आपको मटेरियल की क्वांटिटी से रिलेट करवाया, लेकिन जब कॉस्ट कंट्रोल की बात आती है तो यहां पे क्वांटिटी नहीं, हम स्पेसिफिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं 5 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। अगर बाई चांस 6 रुपए की कॉस्ट आ गई तो पता करेंगे क्यों आई 6 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए की कॉस्ट ज्यादा क्यों आई, और फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। या फिर मेरी प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट है मान लो 10 रुपए, मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके बनाने की कॉस्ट है 8 रुपए, मैं जब प्रोडक्ट बनाता हूं 10 रुपए कॉस्ट आती है, और मुझे पता लगता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो वही चीज 8 रुपए में बना लेता है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी कॉस्ट को कम करने की। तो कॉस्ट कंट्रोल नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब आप पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करते हो और देखते हो कि इतनी मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपनी कॉस्ट को इंडस्ट्री में कंपेयर करता हूं कि यार मेरी कॉस्टिंग तो ज्यादा आ रही है उनके कंपैरिजन में, तो मैं अपनी कॉस्ट को जब परमानेंटली रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, परमानेंटली मतलब मटेरियल कोई दूसरा चेंज करके, वर्कर्स बेटर यूज करके, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सके, परमानेंट अगर रिडक्शन में करने की कोशिश करता हूं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहते हो, सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो, तो आप इजीली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। मैं कहता हूं सर बनाने की कॉस्ट है 5 रुपए, बेचा है 8 रुपए में, बनाने की कॉस्ट है 5 रुपए में, बेच दिया 8 रुपए में, तो सर सिंपल सी बात है 3 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी है, हर एक प्रोडक्ट से अलग अलग, हर एक सर्विस का अलग अलग। इसके अलावा जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा कहां से कलेक्ट करता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से भी तो कलेक्ट करता है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, किसमें? इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए, कहां से सर? कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा आपके पास बच गया लास्ट में स्टॉक। मान लो आप मंथली बेसिस पे स्टॉक कैलकुलेशन कर रहे हो और आप कहते हो सर 31 जनवरी को मेरे पास 5000 यूनिट स्टॉक में बच गई, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कैलकुलेट करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में रूल ये है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल ये है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट बेसिस पे होता है। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा होगा, और वहां पे आपने पढ़ा होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बट हमारे यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। हमारे यहां पे केवल और केवल कॉस्ट कॉन्सेप्ट चलता है कि हम जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं वो केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। अगर मैं कहता हूं एक यूनिट को बनाने की मेरी कॉस्ट है 5 रुपए और मेरे पास बच गई 1000 यूनिट, तो सर 5 इंटू 1000 5000 रुपए मेरी इन्वेंट्री का वैल्यू है। तो दीज आर द 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ascertainment of cost, determination of selling price, determine and control efficiency by setting standards for material, labor and overheads, cost control and cost reduction, ascertainment of profit of each activity, assisting in managerial decision making and to determine the value of inventory। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर की वेटेज का आएगा, आपके पास 7 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से 5, 6 या 7 जितने भी आपको याद हो लिखोगे, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स वहां पे मिलने के चांसेस हैं, अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आप लिखते हो तो। आई होप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप इजीली समझ पाए हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो देखो या तो एज ए शॉर्ट नोट आ सकता है, लाइक क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, वेटेज क्या है? अगर 5 नंबर की वेटेज है, सातों के सातों पॉइंट लिख देना। कम वेटेज है तो अकॉर्डिंगली आप कम पॉइंट भी वहां पे मेंशन कर सकते। एक मैच द फॉलोइंग में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया। कॉलम 1 में होता क्या है, जब मैच द फॉलोइंग आता है तो कॉलम 1 में काफी सारे आइटम होते हैं, नॉर्मली 5 आइटम होते हैं, और कॉलम 2 में 5 या कई बार उससे ज्यादा भी होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप सारे के सारे ऐसे मैच ना कर सको कि आपको 4 आते हो मान ले, तो 5वां जो है वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भाई अब इसके लिए यही बचा हुआ है। कई बार क्या होता है, कॉलम 1 में आपको 5 आइटम, कॉलम 2 में 7, 8, 10 आइटम दे दिए जाते हैं, उनको मैच करना होता है। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक बात करूं तो कॉलम 1 में लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉलम 2 में ये चीजें लिखी हुई थी, हाई इनिशियल कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, determine the value of closing inventory in terms of completed unit. What will be the correct answer? What will be the correct answer? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिटर्मिनेशन, या फिर इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स? तो सर हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में ना तो हाई इनिशियल कॉस्ट नाम की कोई चीज होती है, ना कोई क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा, ना इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पढ़ा। हमने पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने में मदद करता है। फाइनल आंसर इज सी, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है एज द मैच द फॉलोइंग ही आए, हो सकता है एज ए एमसीक्यू ऊपर लिख दो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, अपने को करेक्ट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि आज की क्लास का अगर मैं बात करूं तो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तो आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है सर जो कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड वर्ड, इसमें कॉस्टिंग भी कवर्ड है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर्ड है। इसका स्कोप क्या है, तो कहां पे ये यूज होता है? स्कोप का मतलब कहूं सर कहां कहां ये यूज होता है, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है
कॉस्ट अकाउंटिंग में, मतलब रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में। सर कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है कॉस्ट की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में। कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है, ऑडिटर जब चेक करने के लिए आता है कि हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए, कॉस्ट ऑडिट में हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी यूज होता है कॉस्ट को एनालाइज करने में। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है 6 पॉइंट्स में हमें यहां पे गिवन है, काफी सिंपल है। सर सबसे पहले तो एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट अकाउंटेंसी को अप्लाई करके, कॉस्ट अकाउंटेंसी को यूज करके हम कैलकुलेट करके पाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट। तो पहला पॉइंट हो गया कॉस्ट एसेटेनमेंट, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सर इसका मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह में हेल्प करेगा कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कि हमारे जो खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। कॉस्ट कंट्रोल की मैं बात करूं तो कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन है इट इज द प्रोसेस। कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है सर, ये एक प्रोसेस होती है कॉस्ट को कंट्रोल करने की। कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले स्टैंडर्ड बना लेती है कि भाई 5 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। अब उस 5 रुपए की कॉस्ट जब सेट कर ली तो अकॉर्डिंगली एक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन, तो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 एलिमेंट कवर होते हैं, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, विद इन द सेट पैरामीटर्स। सेट पैरामीटर्स का मतलब स्टैंडर्ड, कि जो हमने पैरामीटर सेट किए अपने खर्चों के, उसके अंदर अंदर अपनी कॉस्ट को रखने के लिए एक्शन करना, एफर्ट्स करना ही कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन, एक्शन लेना ताकि हम अपनी कॉस्ट को विद इन द सेट पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर रख सके। तो कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिपोर्ट्स, जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार कि हम टॉप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो है नहीं कि जर्नल एंट्री प्रोवाइड कर देंगे। सर उनको जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में उनके पास भेजा जाएगा। तो रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय द मैनेजमेंट। रिपोर्ट्स को यूज कौन करेगा, मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। लाइक एक एचआर मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसको वर्कर्स से रिलेटेड डेटा की जरूरत हो सकती है, लेकिन एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट सी को मैं फ्यूचर में कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो उसको प्रोडक्ट सी से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस के डेटा की जरूरत हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्यों आपसे रिपोर्ट मांग रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी बनाकर। तो रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कॉस्ट रिपोर्ट्स क्यों बनाई जाती है, क्या हेल्प मिलेगी, कॉस्ट रिपोर्ट हेल्प इन, उसके बेसिस पे प्लानिंग की जा सकती है आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। उसके बेसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई किस प्रोडक्शन लेवल पे हम काम करें, अभी हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, उसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि भाई एक मैनेजर है, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर, वो प्रोडक्शन करवा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सही है प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिस मटेरियल में होना चाहिए, जितनी लेबर से होना चाहिए, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। उसके बेसिस पे उसको बोनस देना है, सैलरी बढ़ानी है, क्या करना है। अप्रेजल मतलब उसके काम की परफॉर्मेंस देखना अच्छा है कि नहीं है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स उसके बेसिस पे लिए जा सकते हैं डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट रिपोर्ट हेल्प इन प्लानिंग, कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट ऑडिट, जैसा कि मैंने कहा भाई आप जब कॉस्ट अकाउंटेंसी मेंटेन करोगे, डेटा मेंटेन करोगे, तभी तो सामने वाला ऑडिट करेगा, चेक करेगा उनको कि सही से बनाए कि नहीं बनाए। अगर वही प्रॉपर नहीं है वो चेक क्या करेगा। तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब, ऑडिट जहां पे वो भी वर्ड आ जाए समझ जाना, चेकिंग, वेरिफिकेशन करना आपने जो मेंटेन किया वो सही है कि नहीं है। और अगर ये कॉस्ट ऑडिट है मतलब आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करी है, कॉस्ट का जो डेटा मेंटेन करा हुआ है वो सही है या नहीं है, इस चीज को चेक करना, इस चीज को वेरीफाई करना। तो कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कि आपने जो कॉस्ट अकाउंट मेंटेन किए हैं वो सही है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन करना।
इट्स पर्पज इज नॉट ओनली टू एंश्योर अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, केवल ये चेक करना नहीं कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, बट ऑल्सो टू सी द प्रिंसिपल एंड रूल्स हैव बीन अप्लाइड करेक्टली। जैसा कि मैंने कहा कि भाई मटेरियल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है, लेबर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, ओवरहेड के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल्स और प्रिंसिपल ही तो लिखे हुए हैं। तो कॉस्ट ऑडिट में ये चेक किया जाएगा कि जैसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, क्या आप उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो क्या है, कॉस्ट ऑडिट है। और फाइनली अगर मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, आप कॉस्ट का एक एनालिसिस कर सकते हो, मेरे जो खर्चे हैं उनमें क्या क्या खर्चा आ रहा है, क्या खर्चा आना चाहिए था, एक्चुअल में क्या खर्चा आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर ज्यादा खर्चा आ रहा है तो ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो कॉस्ट डेटा से। तो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। आपने एक बजट सेट किया, बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन सेट किया कि 20 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, एक्चुअल में 25 रुपए आई, 5 रुपए ज्यादा आई, क्यों आई, उसका एनालिसिस करना। एंड फिक्सिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंस इन कॉस्ट, और अगर ये 5 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आई है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इट, उसको पूछो भाई 5 रुपए की कॉस्ट ज्यादा क्यों आई, परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मटेरियल को खरीदना है 5 रुपए पर केजी में, एक्चुअल में उसने 6 रुपए पर केजी पूछा। परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 1 रुपी डिफरेंस, उससे पूछो भाई 1 रुपए क्यों ज्यादा दिया आपने, मतलब क्या ऐसा हुआ मार्केट में, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि 1 रुपए ज्यादा आ गया। अब 2 सिचुएशन क्रिएट करता हूं, वो कहते हैं सर जीएसटी बढ़ गया था, इस वजह से ये 1 रुपए का खर्चा ज्यादा आया। परचेज मैनेजर की कोई गलती नहीं है, भाई जीएसटी बढ़ाना कम करना गवर्नमेंट का काम है, बढ़ा दिया, मेरी कॉस्टिंग 1 रुपए की ज्यादा है, इंडस्ट्री में सबकी ज्यादा ही होगी, इंडस्ट्री में सबकी कॉस्ट ज्यादा ही होगी। लेकिन मैं कहता हूं एक्चुअल में प्लानिंग में गड़बड़ ये रह गई कि मैंने ये मटेरियल जल्दीबाजी में परचेज किया, इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस किया, इसकी वजह से ये 1 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आई है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉल्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉक प्रॉपर्ली क्यों मेंटेन नहीं करा, क्यों इमरजेंसी में उसको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए फ्यूचर में एक्शन लिए जाएंगे, रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे कि प्रॉपर हमें स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। इट प्रोवाइड्स बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी के डिसीजन जो है वो आप बेटर तरीके से ले सकते हो। जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा भाई आप फ्यूचर में ये डिसाइड करोगे कि हमें प्रॉपर स्टॉक रखना चाहिए, ये डिसीजन ही तो। कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो हम यहां पे 6 पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला कॉस्ट एसेटेनमेंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट कंट्रोल, फोर्थ इज कॉस्ट रिपोर्ट्स, फिफ्थ इज कॉस्ट ऑडिट एंड सिक्स्थ इज कॉस्ट एनालिसिस, सिक्स्थ इज कॉस्ट एनालिसिस। आज जो है आज का डिस्कशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। एक बार रीकैप करता हूं फिर से कि सर हमने क्या स्टार्ट किया आज। हमने आज स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 1 डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक थ्योरी टॉपिक है, एग्जाम में आप 5 से 8 नंबर तक की वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर द 12 टॉपिक्स जो कि हमें टोटलिटी में यहां पे कवर करने हैं, जिसमें से मैंने आपको 7 टॉपिक्स करवा दिए। 7 टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए यहां पे। अकाउंटिंग क्या होती है सर, 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट बताता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग। सर कॉस्ट क्या है, expenses incurred on manufacturing the product, distribution of product or on providing the service. सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ expenses incurred on manufacturing the product, distribution of product or on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. सर कॉस्टिंग क्या है,
ascertainment of procedure for calculation of cost in a particular case, एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, दैट तरीका इज नॉन एज कॉस्टिंग। और जब हम कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं तो दैट इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंटेंसी, एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी इज साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये याद करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज, सर 7 रीजन है। फर्स्ट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा, इंडस्ट्री बिकम्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टू कंट्रोल द प्राइस राइज, ग्रोइंग द कंपटीशन, कॉस्ट कंट्रोल, एंड टू कंप्लाई विद द लेजिस्लेशन लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये भी 7 है। कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव है, एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना और कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन एक ऑब्जेक्टिव है, टू असिस्ट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एक ऑब्जेक्टिव है, टू वैल्यू द इन्वेंट्री एक ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है सर, 6 पॉइंट्स, कॉस्ट एसरटेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट एनालिसिस। तो ये टॉपिक है, 7 टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।